नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वयं के इस कोर्स पर्यावरण प्रदूषण और सतत प्रबंधन में। आज के व्याख्यान में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के गोले के मूल तत्वों के बारे में। पिछले व्याख्यानों में आपने पढ़ा है कैसे पर्यावरण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, कैसे पर्यावरण सोसाइटी को प्रभावित करता है और उसके प्रबंधन के क्या तकनीक हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के गोलों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के 4 क्षेत्र हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण है जिसमें क्रस्ट और मेंटल की सबसे ऊपरी परत शामिल है। स्थल मंडल जल मंडल पृथ्वी के दूसरे क्षेत्र को सहारा देता है जो कि स्थल मंडल पर उसके अंदर और उसके आसपास पाया जाने वाला पानी है। जल मंडल जल का क्षेत्र है जो स्थल मंडल पर और उसके अंदर उसके आसपास मौजूद है। वायुमंडल हवा और अन्य गैसों की घनी परत है जो दुनिया को घेरती है। जीवमंडल जैविक जीवन प्रणालियों से बना है जो पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करता है। पृथ्वी की प्रणाली में सब कुछ 4 उप प्रणालियों में से एक में रखा गया है: भूमि, जल, जीवित चीजें या हवा। उप प्रणालियों को गोलों के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से उन्हें भूमंडल या स्थल मंडल के रूप में, दूसरा है जल मंडल के रूप में, तीसरा है जीव मंडल और चौथा है वायुमंडल के रूप में जाना जाता है। पर्यावरणविद पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को वर्गीकृत करने में और उनके अध्ययन करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के 4 क्षेत्रों के बारे में। वायुमंडल, स्थल मंडल, जीवन मंडल और जल मंडल 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनसे पृथ्वी बनी हुई है, जिन्हें उपव्यवस्थित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वे पृथ्वी के सभी प्रजातियों के निवास स्थान हैं और सामूहिक रूप से वे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जिसमें हम मौजूद हैं। वायुमंडल पृथ्वी की छतरी के रूप में कार्य करता है जो कि अन्य क्षेत्रों को बाहरी वातावरण से बचाता है। यह मनुष्यों द्वारा सांस ली जाने वाली गैसों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसी अन्य गैसों से बना हुआ है। चलिए हम बात करें पृथ्वी के हमारे स्थल मंडल के बारे में। बात करने से हम शुरू करते हैं। अब स्थल मंडल पृथ्वी की पपड़ी की चट्टानी परत है जिसमें पपड़ी, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स शामिल है और पृथ्वी की ऊपरी चट्टानी परत पर स्थित है जिसे मेंटल कहा जाता है। स्थल मंडल पृथ्वी के विशाल टुकड़ों में विभाजित है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है जो कि पृथ्वी की क्रस्ट के पार एक अवहनीय तरंग जैसी शैली में फैले हुए हैं। स्थल मंडलीय प्लेट को छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिन्हें प्लेट क्षेत्र कहा जाता है। अब लिथोस्फीयर, जिसे हम आमतौर पर पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण के रूप में भी जानते हैं, क्रस्ट और सबसे ऊपरी जो मेंटल उनसे बना होता है। अब लिथोस्फीयर ग्रह को ठोस का वह ठोस हिस्सा है सिवाय अथाह मैदान के जो पिघला हुआ बाहरी कोर होगा। लिथोस्फीयर को प्लेट टेक्टोनिक्स में विभाजित किया गया है जो कि एथनोस्फीयर पर तैरते हुए लिथोस्फेरिक पदार्थों के कठोर टुकड़े हैं। अब बायोस्फीयर, जिसमें ग्रह के जीवन के प्राणी शामिल हैं, लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेट पर सह अस्तित्व में रहते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी के जीव मंडल के बारे में जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जीव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है। यह अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जिसमें हवा, पानी और मिट्टी होती है। जीव मंडल 3 भागों से बना है: जल मंडल, वायुमंडल और भूमंडल। अब जीव मंडल एक जटिल प्रणाली है जिसमें कई स्तर शामिल हैं, जिसमें से प्रत्येक में जानवरों, पौधों और अन्य प्रजातियों का अपना समूह होता है। अब जीव मंडल हमारे ग्रह पर हवा, पानी और भूमि की एक संकरी पट्टी है जो जीवन को बनाए रखती है। यह रेगिस्तान से लेकर वर्षा वनों तक के विविध प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को आश्रय देती है और यह पौधों, जानवरों और अन्य प्रजातियों की एक जटिल नेटवर्क का समर्थन करती है। जीव मंडल में पौधों और जानवरों के प्रत्येक संग्रह के भीतर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल हैं। इन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए बायोम
एक और शब्द है, इसको हम बायोम भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के जलमंडल के बारे में। जो मैं बातें कर रही हूँ उन सबको हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं जलमंडल के बारे में। अब जलमंडल पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक सबसे बड़ा और सबसे जटिल है, जिसमें द्रव्यमान के हिसाब से दुनिया का लगभग 75% पानी मौजूद है। जलमंडल पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे बड़ा और सबसे जटिल है, जिसमें द्रव्यमान के हिसाब से ग्रह पर मौजूद लगभग 75% पानी मौजूद है। जलमंडल के दो भागों में विभाजित है, जो जीवमंडल और वायुमंडल है। जीवमंडल जलमंडल का पड़ोसी घटक है जो जीवन का समर्थन करता है, जिसमें समुद्र और स्थलीय क्षेत्र शामिल है जो लगातार या कभी-कभी गीले रहते हैं। जलमंडल पृथ्वी का संपूर्ण जल चक्र है, जिसमें समुद्र, वर्षा, हिमनाद, निकाय, झीलें, नदियां, तालाब, भूमिगत जल और ध्रुवीय बर्फ की टोपियां शामिल हैं। यह जीवित जीवों के जैविक कार्यों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें पानी, पोषक तत्व और एक घर प्रदान करता है। जलमंडल पृथ्वी के तापमान और मौसम प्रणालियों को विनियमित करने में बेहद प्रभावी है। जलमंडल जीवन मंडल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत घटक है, पृथ्वी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक है। अब हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। हमारे ग्रह का वायुमंडल एक जटिल प्रणाली है जो ग्रह पर सभी जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह कई परतों से बना है, जिसमें प्रत्येक ग्रह की नमी और तापमान को बनाए रखने के लिए एक अलग भूमिका निभाता है। साथ ही हमारे ग्रह की सतह तक पहुंचने से हानिकारक सौर विकिरण जोखिम के स्तरों को रोकता है। यूवी या जितने भी हानिकारक जो हमारे किरण हैं उनको ये रोकता है। वायुमंडल भी एक जटिल संरचना है, जिसमें पदार्थों और यौगिकों का एक विविध स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें से अधिकांश मानव अस्तित्व के लिए सहायक होते हैं, जबकि अन्य हानिकारक होते हैं। वायुमंडल ग्रह के मौसम पैटर्न को, जिसको हम क्लाइमेट पैटर्न कहते हैं या वेदर पैटर्न कहते हैं, को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके बगैर पृथ्वी पर पनपना काफ़ी कठिन होगा। चलिए हम एक एक करके सारे पृथ्वी के गोलों के जितने भी मंडल हैं उन पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्थल मंडल के बारे में। चलिए, स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जिसमें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल है। यह एक कठोर ठोस परत है जो वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल सहित अन्य पृथ्वी प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करती है। स्थल मंडल पृथ्वी की सतह को आकार देने और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलिए बात करते हैं स्थल मंडल के घटकों के बारे में। इसमें पहला है क्रस्ट। अब बात करेंगे महाद्वीपीय क्रस्ट के बारे में। इसकी विशेषताएं क्या है? मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से ये बना होता है। इसकी मोटाई लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक होती है। समांतर महासागरीय भूपर्टी से भी पुराने तथा कुछ क्षेत्रों का इतिहास 4 अरब वर्ष से भी पुराना है। इसमें पर्वत श्रृंखलाएं, मैदान और महाद्वीपीय ढाल शामिल हैं। अब हम बात करेंगे महाद्वीपीय क्रस्ट के बाद महासागरीय क्रस्ट के बारे में। अब मुख्य रूप से बेसलिस्टिक चट्टानों जैसे बेसॉल्ट, ग्रेबो से बना होता है और आमतौर पर लगभग 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई होती है इसकी। सामान्यतः यह महाद्वीपीय भूपर्टी से युवा है तथा इसका अधिकांश भाग 200 मिलियन वर्ष से कम पुराना है। इसमें मध्य महासागरीय कटक, महासागरीय बेसिन और गहरे समुद्र की खाइयां शामिल हैं। अब हम बात करेंगे ऊपरी विरासत एथनोस्फीयर के बारे में। यह स्थल मंडल के नीचे स्थित तथा लगभग 100 से 410 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। अर्ध तरल और आंशिक रूप से पिघला हुआ, जिसे धीमी गति से प्रवाह और असंवहन संभव होता है, वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब इसकी भूमिका क्या है? टेक्टोनिक प्लेटों की गति में योगदान करता है। अब हम बात करेंगे लिथोस्फेरिक मेंटल के बारे में। ठीक है, पहले हमने क्रस्ट के बारे में बात किया, अब हम लिथोस्फेरिक मेंटल के बारे में बात करेंगे। ऊपरी मेंटल का वह भाग जो कि कठोर होता है,
तथा स्थल मंडल का आधार बनता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? मुख्य रूप से पेरिडोडाइट और अन्य अल्ट्रा मैफिक चट्टानों से बना होता है। यह ऊपरी भूपट्टी के साथ अंतःक्रिया करता है तथा टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों को समर्थन करता है। अब हम टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पढ़ेंगे आगे इस व्याख्यान में। अब हम बात करेंगे स्थल मंडल की संरचनाओं के बारे में, मतलब ये किस चीज से बना होता है ये स्थल मंडल। पहला इसमें आता है टेक्टोनिक प्लेटें। अब ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं क्या? आप सबने सुना होगा इन टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में, और जब भी भूकंप आता है तो हम सुनते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट इसमें इन्वॉल्व है, वो टेक्टोनिक प्लेट इसमें इन्वॉल्व है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट होते क्या हैं? अब स्थल मंडल के बड़े कठोर स्लैब होते हैं ये, जो अर्ध तरल एथनोस्फीयर में घूमते रहते हैं। अब इसमें से प्रमुख कौन कौन सी प्लेटें हैं हमारे पृथ्वी पे? इसमें प्रशांत प्लेट, जिसको हम पैसिफिक प्लेट कहते हैं, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसको हम नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट शामिल है। ये प्रमुख प्लेटें हैं हमारी पृथ्वी की। अब इनकी अंतर क्रियाएं क्या हैं? प्लेटें अपनी सीमाओं पर परस्पर क्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं, जिसमें से एक भूकंप भी है। अब इन प्लेटों की सीमाएं क्या है? प्लेटें अलग अलग हो जाती हैं, जिससे नई परतों का निर्माण होता है। उदाहरण में मध्य महासागरीय कटक और दरार घाटियां शामिल है। क्या होता है? ये प्लेटें ऐसी होती हैं, या तो ये प्लेटें ऐसे एक दूसरे की तरफ हिलती हैं या ऐसे हिलती हैं। अगर ये ऐसे हिलती हैं तो क्या होता है कि नीचे की तरफ खाइयाँ या घाटियाँ पैदा हो जाती हैं। अभी सारी क्या है इसकी? प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जिससे सबडक्शन, जिसको एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे ढकेला जाना या महाद्वीपीय टकराव होता है। उदाहरण में पर्वत श्रृंखलाएं और गहरे समुद्र की घाटियां शामिल हैं। ये इस तरीके से मूव होती, तो क्या होता है कि या तो गहरी खाई आ जाती है या फिर नए पर्वत का उद्गम होता है। अब सीमाओं को परिवर्तित करने वाली प्लेटें क्षैतिज रूप में एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं इस तरीके से, जिससे फॉल्ट लाइनों के साथ भूकंप आते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका उदाहरण में से एक शामिल है। अब स्थल मंडल में परिक्रियाएं क्या क्या होती है? अब हम बात करेंगे थाली की वास्तुकला के बारे में। पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों या थाली की गति और सीमाओं पर उनकी परस्पर क्रिया का वर्णन किया जाता है। प्रक्रियाओं में क्या क्या है? इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? इसमें समुद्र तल की प्रसार, अधः पतन और महाद्वीपीय बहाव शामिल है। पर्वत, इसका प्रभाव क्या होता है? पर्वतों, भूकंपों, ज्वालामुखी और समुद्री संरचनाओं के निर्माण का ये कारण बनते हैं। अब दूसरा, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। अब इसके प्रकार क्या होते हैं? पहला है शील्ड ज्वालामुखी। तरल बेसलिस्ट लावा द्वारा निर्मित चौड़े धीरे धीरे ढलान वाले ज्वालामुखी इसमें आते हैं। दूसरे आते हैं स्ट्रेटो ज्वालामुखी, जिसको संयुक्त ज्वालामुखी कहा जाता है। लावा और राख की परतों के बारी बारी से बनने वाले खड़ी किनारों वाले ज्वालामुखी इसमें आते हैं, जैसे माउंट सेंट हेलेंस। फिर आते हैं सिंडर कोन वाले ज्वालामुखी। ज्वालामुखीय मलबे के संचय से निर्मित छोटी खड़ी किनारों वाले ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। अब उदाहरण के तौर पे जो मैक्सिको के पैराकुटीन जो ज्वालामुखी हैं वो सिंडर कोन ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब हमने बात कर लिया टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, हमने बात कर लिया ज्वालामुखी के बारे में। ये इस सारे जो पहले स्थल मंडल की परिक्रियाओं में आते हैं। तीसरा आता है पर्वत का निर्माण, जिसको बोलते हैं ओरोजेनी। इसमें टेक्टोनिक प्लेटों की टकराव, ज्वालामुखी गतिविधि और चट्टान परतों का मुड़ना शामिल है। उदाहरण के तौर पर हिमालय है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से निर्मित ये जो हिमालय रेंज है, हिमालय के पहाड़ हैं, ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से निर्मित है। वैसे ही एंडीज दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे नाज़का प्लेट के धंसने से ये निर्मित हुए थे, जो एंडीज पर्वत हैं। ये हो गया तीसरे। चौथा इसमें आता है भूकंप। कारण क्या है इसका? पृथ्वी की पपड़ी या क्रस्ट में दोनों दोषों या दरारों के साथ तनाव के अचानक जारी उत्पन्न होने वाले परिणाम की वजह से भूकंप आते हैं। अब इनको मापा कैसे जाता है?
भूकंप मापी यंत्र, जिसको रिश्टर स्केल बोलते हैं या और भी यंत्र आते हैं, का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाता है। परिमाण और तीव्रता क्या है इसकी, हम इसको मापते हैं। अब इन भूकंपों का प्रभाव क्या होता है? सतह में दरार पड़ जाती है, जमीन में कंपन होते हैं तथा सुनामी और भूस्खलन जैसी सेकेंडरी जो खतरे हैं वो पैदा होते हैं। ठीक है, सुनामी कैसे पैदा हुआ था? नीचे की टेक्टोनिक प्लेट या नीचे महासागरीय द्वीपों में नीचे की तरफ जब टेक्टोनिक प्लेट हिलते हैं तो भूकंप आता है। अब नीचे की ज़मीनों में हिला ऊपर पानी है तो क्या हुआ, उससे सुनामी या भूस्खलन जैसी चीज़ें आ सकती हैं। अब दूसरी जो हम अगला बात करेंगे वो अपक्षय और क्षरण अपक्षय। भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों का छोटा कणों में टूटने को अपक्षय या क्षरण बोला जाता है। अब इसका भौतिक अपक्षय क्या है? इसमें हिमीकरण, विगलन, चक्र, तापीय विस्तार और घर्षण शामिल है। अब रासायनिक अपक्षय क्या है? इसमें जल, वायुमंडल, गैसों के साथ अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे ऑक्सीकरण या हाइड्रोलिसिस। अब जैविक अपक्षय क्या है? जीवों की क्रियाओं से होता है, जैसे जड़ वृद्धि होना, लाइकेन होना, ये सारी चीज़ें। अब कटाव के बारे में बात करते हैं। जल, वायु, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण जैसे कारकों द्वारा अपक्षीय सामग्रियों का परिवहन होता है। इसकी प्रक्रियाएं क्या है? इसमें नदी का कटाव, हिमनद गति, तटीय कटाव और वायु कटाव शामिल है। अब इसकी अन्य क्षेत्रों के साथ क्या अंतरक्रिया है, ये कैसे इंटरैक्ट करता है? ठीक है, पहला है कैसे वो हाइड्रोस्फीयर के साथ इंटरैक्ट करता है। कटाव और अवसाद जल चट्टानों का अपर्दन करता है और तल छट का परिवहन करता है, जिससे भू आकृतियाँ, तल छटी चट्टान निर्माण प्रभावित होती है। अब ये जल चक्र को कैसे प्रभावित करता है? इसमें अंतः संयदन, अप्रवाह और भूजल पुनर्निर्माण जैसे प्रक्रियाएं शामिल है। तो ये था हमारे स्थल मंडल के बारे में। अब हम दूसरी चीज़ बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, बट उसके पहले हम बात करते हैं कैसे ये वायुमंडल के साथ अंतरक्रिया करता है। अपक्षय तापमान में उतार चढ़ाव और वर्षा जैसी वायुमंडलीय स्थितियां अपक्षय प्रक्रियाओं में योगदान करती हैं। अब ये जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? अब जलवायु जो है, स्थल मंडल अपनी सतहीय विशेषताओं और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से स्थानीय और वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है। अब ये बायोस्फीयर के साथ कैसे आपस में अंतरक्रिया करता है? मृदा निर्माण के। अब मृदा निर्माण कैसे होता है? जैविक प्रक्रियाएं कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और चट्टान अपक्षय के माध्यम से मृदा विकास में योगदान करती हैं। अब पारिस्थितिकी प्रणालियों में से कैसे ये अंतर क्रिया करता है? भू आकृतियाँ और चट्टान प्रकार आवास वितरण और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को प्रभावित करता है। अब स्थल मंडल का मानव पे क्या प्रभाव है, मानव जीवन पे इसका क्या प्रभाव होता है? जिसमें पहला है खनन और संसाधन निष्कर्षण। इसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन जिसको कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस का खनन तथा निर्माण सामग्री के लिए उत्खनन शामिल है। प्रभाव कैसे डालता है ये? आवास विनाश होता है, भूमि क्षरण होता है, प्रदूषण होता है। अगर हम खनन और संसाधन निष्करण की बात करें जो कि स्थल मंडल से होता है, इसका पारिस्थितिकी तंत्र के आवास विनाश में काफ़ी भूमिका होती है। इससे प्रदूषण होता है और भूमि का क्षरण होता है। दूसरा, स्थल मंडल कैसे मानव पर प्रभाव करता है, उसका दूसरा है शहरीकरण। इसका प्रभाव क्या है? भूमि उपयोग में परिवर्तन, प्राकृतिक परिदृश्य में परिवर्तन तथा अमेद्य सतहों के कारण सतही अफवाह में वृद्धि होती है। इसके नतीजे क्या होते हैं? इससे बाढ़ आता है, मृदा अपरदान होता है तथा स्थानीय जलवायु में परिवर्तन होता है। अब तीसरा क्या चीज़ है? वनों की कटाई। इससे क्या प्रभाव होता है? वनस्पति आवरण की हानि, कटाव में वृद्धि तथा मृदा और जल चक्र में व्यवधान। अब इससे क्या होता है? चौथा क्या चीज़ है? जलवायु परिवर्तन पे प्रभाव। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर पे वृद्धि तथा अपक्षय और कटाव पैटर्न में परिवर्तन। अब इसके नतीजे क्या होते हैं? आकृतियों में परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता जोखिम। अब इसका हम संरक्षण और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? पहला, हम टिकाऊ प्रथाएं अपना सकते हैं। क्या है ये टिकाऊ प्रथाएं? भूमि उपयोग की योजना बना के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए विकास और संरक्षण में संतुलन बनाना। दूसरा, खनन विनियमन,
पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने तथा पुनः ग्रहण एवं पुनर्द्वार को बढ़ाने के लिए कार्य प्रणालियों का क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, कटाव में नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें वनस्पति लगाना, सीढ़ीनुमा खेत बनाना तथा कटाव नियंत्रण वस्त्रों तथा का उपयोग करना शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? मृदा क्षति को कम करता है और भूमि स्थिर बनाए रखता है। ये जो हमारा स्थल मंडल है वो मृदा शक्ति को कम जो क्षति होती है उसको कम करता है और भूमि में स्थिरता बनाए में मदद करता है। मृदा का संरक्षण क्या है? इसमें मृदा क्षरण को रोकने और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, बिना जुताई वाले खेती और समूह जुताई शामिल है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, ये लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? शिक्षा और जागरूकता के बहाने। अब सार्वजनिक सहभागिता, टिकाऊ भूमि उपयोग करना, संरक्षण प्रयासों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये सब हम कर सकते हैं। नीति विकास कर सकते हैं। भूमि वैज्ञानिक संसाधनों की सुरक्षा और प्राकृतिक खतरों के प्रबंधन के लिए नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन किया जा सकता है। अब स्थल मंडल के बारे में हमने बात कर ली। अपने स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे प्रभावित होती हैं, क्या, ये सारी चीज़ें हमने बात करी है। अब हम जाते हैं जीव मंडल के बारे में, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब जीव मंडल उन सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का वैश्विक योग है जहाँ जीवन मौजूद है। यह जीवित जीवों, जिसको पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, को उनके भौतिक वातावरण के साथ एकीकृत करता है। जीवन को बनाए रखने और परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए जीव मंडल अति महत्वपूर्ण है। अब इस जीव मंडल के घटक क्या 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 है? पहला है जीवित प्राणी, जिसमें हम भी आते हैं। पौधे प्राथमिक उत्पादक जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वे अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनते हैं। दूसरे आते हैं पशु। वे उपभोक्ता जो पौधों और अन्य जानवरों पर भोजन करते हैं। उन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में वर्गीकृत किया गया है। अब फिर आते हैं सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया, कवक और प्रोटिस्ट शामिल हैं। वे अपघटन, पोषण चक्रण और सहजीवी संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करेंगे पारिस्थितिकी प्रणालियों के बारे में, जो कि बायोस्फीयर में या जीव मंडल में होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम पहले बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं लैंड इकोसिस्टम। इसमें जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान और तुंद्रा शामिल है। प्रत्येक की जलवायु परिस्थितियां और प्रजातियां अलग अलग होती हैं। अब हम बात करेंगे जलीय परिस्थितिकी तंत्र के बारे में। कौन कौन से परिस्थितिकी प्रणालियां इसमें शामिल हैं, हम वो बात करें। जलीय परिस्थितिकी तंत्र मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम। मीठे पानी के परिस्थितिकी तंत्र, जिसमें नदियां और झीलें आती हैं, और समुद्री परिस्थितिकी तंत्र, जिसमें महासागर, प्रवाल, भत्तियां शामिल हैं। वे लवणता, गहराई और प्रकाश उपलब्धता में भिन्न होते हैं। तीसरा इसमें आता है बायोम। अब बायोम क्या चीज़ है? जलवायु, मिट्टी और प्रमुख वनस्पतियों द्वारा चिन्हित बड़ी भौगोलिक जैविक इकाइयां होती हैं। इस उदाहरण के तौर पर इसमें आते हैं टुंड्रा, टैगा, सवाना, रेगिस्तान, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अब इस जीव मंडल के कार्य क्या होते हैं? पहला है इसमें ऊर्जा प्रवाह, जिसको हम कहते हैं एनर्जी फ्लो। पहला है इसमें प्रकाश संश्लेषण। पौधे और शैवाल सौर ऊर्जा को ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब बात करेंगे हम खाद्य श्रृंखला या जाल, जिसको हम फूड वेब या फूड फ्लो कहते हैं। ऊर्जा उत्पादकों से शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक में स्थानांतरित होती है। पोषक तत्वों का आवर्तन। जैव भू रासायनिक चक्र, जिसमें जैव मंडल और अन्य क्षेत्रों में कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों की आवाजाही शामिल है। फिर आते हैं कार्बन चक्र, जिसको हम कार्बन साइकिल कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपघटन और जीवाश्मीकरण शामिल है। फिर आते हैं नाइट्रोजन चक्र, जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, आत्मसातीकरण, अमोनीकरण और विनाइट्रीफिकेशन शामिल है।
फिर आते हैं इसमें फास्फोरस चक्र, जिसको फास्फोरस साइकिल भी हम कहते हैं। इसमें चट्टानों का अपक्षय, जीवों द्वारा अवशोषण तथा अपघटन के माध्यम से पर्यावरण में वापसी शामिल है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के बारे में। पहला है प्रावधान सेवाएं, भोजन, पानी और कच्चे माल जैसे संसाधन उपलब्ध कराना। फिर है विनियमन सेवाएं, इसमें जलवायु विनियमन, परागण और रोग विनिमय शामिल है। फिर आता है इसमें सांस्कृतिक सेवाएं, मनोरंजक, सौंदर्य परक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना। फिर आती है सहायक सेवाएं, पोषक चक्रण और मृदा निर्माण का शामिल होना है। अब इसकी बायोस्फीयर जो है, जिसको हम जैव मंडल के नाम से कह रहे हैं, कि उनका अन्य क्षेत्रों के साथ अंतर क्रिया क्या है। अब ये स्थल मंडल के साथ कैसे क्रियाएं करते हैं। पहला है इसमें मृदा निर्माण, जिसको हम सॉइल बनाना कहते हैं। जैविक प्रक्रियाएं कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और ह्यूमस निर्माण के माध्यम से मिट्टी के विकास में योगदान करती हैं। फिर आता है भूआकृतियां बनाना, वनस्पति कटाव और तलछट जमाव को प्रभावित करती हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करती हैं, जल चक्र को प्रभावित करती हैं। पौधे बाष्पोत्सर्जन में योगदान देते हैं, जो जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जलीय जीवन पे क्या प्रभाव करती है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न जल स्थितियों के अनुकूल विविध प्रकार के जीवों को सहारा देती है। वायुमंडल के साथ ये कैसे अंतरक्रिया करती हैं। गैस एक्सचेंज होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जानवरों और सूक्ष्म जीव श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को छोड़ते हैं। अब इनका जलवायु पे क्या प्रभाव है। वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन और सूर्य के प्रकाश के अवशोषण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थानीय और वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। अब हम बात करेंगे इस जीव मंडल या बायोस्फीयर का मानव पे क्या प्रभाव है। पहला, मानव पे क्या प्रभाव या हम ह्यूमंस कैसे इसको प्रभावित करते हैं। अब पहला है जिसमें वनों की कटाई, इसका क्या प्रभाव है। आवास की क्षति, जैव विविधता में कमी, कार्बन और जल चक्र में परिवर्तन। इसका संरक्षण प्रकाश क्या किया जा सकता है। पुनर्विनीकरण, टिकाऊ भूमि प्रबंधन और संरक्षित क्षेत्र का बनाना। दूसरा, हम जो क्या करते हैं, प्रदूषण, कोई भी तरीके का या प्रकार का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ये सारी चीज़ें करके हम पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसके नतीजे क्या हैं। प्रजातियों को नुकसान होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान होता है और मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य जोखिम होता है। इससे जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन प्रजातियों के वितरण में बदलाव ला सकते हैं। महासागरीय अम्लीकरण हो सकता है। अब इसका शमन क्या है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना और संरक्षण रणनीतियां बनाना। निवास का विनाश के कारण क्या है। शहरीकरण करना, कृषि, खनन, ये सारों की चीज़ों की वजह से निवास का विनाश होता है। अब इसके नतीजे क्या हैं। जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिकी तंत्र का विखंडन, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं में व्यवधान। इन सब का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इनमें स्थिरता कैसे लाई जा सकती है। जो पहला हम कर सकते हैं वो है जैव विविधता का संरक्षण, जिसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बोला जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का प्रावधान बनाए रखना है। इसकी रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं। संरक्षित क्षेत्र, वन गलियारे, पुनर्स्थापित परियोजनाएं बनाना। टिकाऊ प्रथाएं क्या क्या है। कृषि की टिकाऊ प्रथाएं को हम उपयोग कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, कृषि वानिकी का उपयोग कर सकते हैं और टिकाऊ भूमि का उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें शिक्षा और जागरूकता कैसे बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक सहभागिता के थ्रू पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना, लोगों को इसके बारे में बताना, नीति और विधान बनाना, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की रक्षा करने वाले कानूनों को क्रियान्वित करना और लागू करना। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के जल मंडल के बारे में, जो कि तीसरी चीज़ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के जल मंडल के बारे में। जल मंडल पृथ्वी के सभी जल को उसके विभिन्न रूपों और स्थानों में समाहित करता है, जिसमें महासागरों, झीलों, नदियाँ, ग्लेशियर, भूजल और वायुमंडल में मौजूद पानी शामिल है। जल मंडल पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जीवन का समर्थन करता है और ग्रह की सतह को आकार देता है।
अब इस जल मंडल के घटक क्या क्या है? पहला है इसमें महासागर, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग कवर करते हैं। अब प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। अब इसकी विशेषताएं क्या है? खारा पानी, गहरा और विशाल, जिसकी महत्वपूर्ण ताप क्षमता वैश्विक जलवायु को प्रभावित कर रही है। अब झील, मीठे पानी की झीलें जैसे सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील और खारे पानी की झीलें जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक। मीठे पानी की आपूर्ति करना मनोरंजन और विविध प्रजातियों के आवास के लिए महत्वपूर्ण है। नदियां और जलधाराएं भी इसमें आती हैं। मीठे पानी के बहते हुए निकाय जो कि स्रोतों के उत्पन्न होते हैं और बड़े जल निकायों की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर है अमेज़न नदी, नील नदी और मिसिसिपी नदी। अब इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है जल आपूर्ति करना, कृषि में उपयोग होना, उद्योग और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसी में आते हैं ग्लेशियर और बर्फ की टोपियां भी। कौन कौन से टाइप के ग्लेशियर और बर्फ की टोपियां के बारे में हम जानते हैं? अल्पाइन ग्लेशियर और महाद्वीपीय बर्फ की टोपियां जैसे ग्रीनलैंड बर्फ शीट, अंटार्कटिक बर्फ शीट इसमें शामिल है। अब इनकी विशेषताएं क्या है? पृथ्वी के मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण भाग संग्रहित करते हैं। कौन? ये सारे जो ग्लेशियर और बर्फ की टोपियां हैं, ये क्या करते हैं? पृथ्वी के मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण भाग संग्रहित करते हैं। पिघलने पर समुद्र के स्तर में परिवर्तन में भी योगदान करते हैं। फिर आते हैं भूजल। पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी और चट्टानों के छिद्रों में संग्रहित जल भूजल के रूप में जाने जाते हैं। इनका महत्व क्या है? यह पेयजल, सिंचाई का प्रमुख स्रोत हैं तथा आर्द्र भूमि को सहारा देते हैं। फिर हम बात करेंगे वायुमंडलीय जल के बारे में। जल वाष्प, बादल और वर्षा इसमें आते हैं। जल चक्र का हिस्सा हैं, मौसम के पैटर्न को समझते हैं और जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब जल मंडल में होने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं? पहला है इसमें जल चक्र, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। वाष्पीकरण या इवेपोरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की गर्मी के कारण पानी तरल से वाष्प में बदल जाता है। पौधों से वायुमंडल में जल वाष्प का निकलना इसमें एक है। वाष्पीकरण जलवाष्प ठंडा होकर संघनित होकर बादल बनता है और बादलों से वर्षा, बर्फ के ओले या वर्षा के रूप में पानी गिरता है। पानी जमीन में सोख लिया जाता है और भूजल भंडार को पुनः भर देता है। जल भूमि की सतह पर बहता है और जल निकाय में वापस लौटता है। फिर आती है इसमें सागर की लहरें। हवा, पृथ्वी के घूर्णन और पानी के तापमान और लवणता में अंतर से प्रेरित होते हैं। इनका महत्व क्या है? गर्मी वितरित करके जलवायु को नियंत्रण करना, समुद्री जीवन को प्रभावित करना और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करना इनका महत्व है। फिर हम बात करेंगे भूजल प्रवाह के बारे में। मिट्टी और चट्टानों के माध्यम से भूजल का प्रवाह छिद्रण और पारंगम्यता से प्रभावित होता है। इनका महत्व क्या है? झरनों और आर्द्र भूमि को सहारा देना, सतही जल निकायों को प्रभावित करना। अब ये अन्य क्षेत्रों के साथ कैसे अंतरक्रिया करते हैं? स्थल मंडल के साथ कैसे करते हैं? कटाव और अवसादन में पार्टिसिपेट करते हैं। जल चट्टानों का अपर्दान करते हैं, मतलब चट्टानों को तोड़ते हैं और तलछट का परिवहन करते हैं। भूदेशों का आकार देते हैं और अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। जलवाही स्तर को समझते हैं। झरझरा चट्टान संरचनाओं में संग्रहित भूजल इसमें शामिल है। वायुमंडल से कैसे अंतरक्रिया करते हैं? मौसम और जलवायु को काफ़ी तरीके से प्रभावित करते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प मौसम के पैटर्न और जलवायु को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। बायोस्फीयर के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं? जीवन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जीव जंतु के लिए आवश्यक है, आवास प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देते हैं। अब ये पोषक तत्व का भी आवर्तन करते हैं। पानी जीवन के लिए एक बहुत आवश्यक पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करता है। अब जल मंडल पर मानवीय प्रभाव क्या है? मानव कैसे जल मंडल को प्रभावित करते हैं? पहला है, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रदूषण। किसी भी टाइप का प्रदूषण इन जल मंडल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसका प्रभाव क्या है? जल की गुणवत्ता को खराब करता है, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है तथा मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। अत्यधिक दोहन भी इसमें से एक है। जल उपयोग चाहे वो कृषि के लिए हो, उद्योग के लिए हो या घरेलू उपयोग के लिए हो, मीठे पानियों का अत्यधिक दोहन इसमें शामिल है।
इसके नतीजे क्या हैं? नदी के प्रवाह में कमी आ जाती है, जलभृतों का हवस होता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र का त्रास होता है। जलवायु परिवर्तन भी हम करते हैं, इसका प्रभाव क्या है? बर्फ की परतों का पिघलना, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में बढ़ावा होना और वर्षा के पैटर्न में बदलाव आना, चरम मौसम की घटनाएं होना, इन सब के नतीजे या प्रभाव हैं। निवास का विनाश होना, वनों की कटाई, शहरी विकास और भूमि पुनर्ग्रहण इन सब में से एक है। अब जल की संरक्षण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? पहला इसमें जल संरक्षण है, इसकी हम रणनीतियाँ बना सकते हैं, कैसे इसको सेव करें, कैसे उसका अच्छी तरीके से उपयोग करें, टिकाऊ उपयोग करें, प्रदूषण को नियंत्रण करना इसका एक कर सकते हैं, सफाई करना, टिकाऊ प्रथाओं का इस्तेमाल करना, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना, शिक्षा और जागरूकता फैलाना, सामूहिक भागीदारी को समझना, सब लोगों को बताना इन सब जल प्रबंधन और संरक्षण परियोजनाएं क्या हैं, इनकी स्थानीय भागीदारी कैसे हो सकती है, उसको प्रोत्साहित करना। पृथ्वी का वायुमंडल ग्रह के चारों ओर फैली गैसों की एक परत है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्थिर रखा जाता है। यह जीवन को बनाए रखने, तापमान को नियंत्रित करने, ग्रह को हानिकारक सौर विकिरण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल सहित अन्य पृथ्वी प्रणालियों के साथ गतिशील रूप से अंतरक्रिया करता है। अब वायुमंडल की संरचनाएं क्या है, छोटे छोटे तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। प्रमुख गैसें में है नाइट्रोजन, जो लगभग 78% है। भूमिका क्या है? निष्क्रिय गैसें जो ऑक्सीजन को पतला करती हैं, गैस के आग के जोखिम को कम करती हैं और स्थिर स्थिति बनाने में मदद करती हैं। दूसरा है इसमें ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन होता है इसमें। इसकी भूमिका अधिकांश जीवों में श्वसन और दहन प्रक्रियाएं के लिए होती है। फिर आते हैं आर्गन, फिर इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लगभग होता है, जो कि मानव गतिविधियों के कारण और समय के साथ बदलता रहता है। इसकी भूमिका ग्रीन हाउस गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कुछ ट्रेस गैसें भी होती है, जिसमें होता है मीथेन, ओजोन, फिर आता है वाटर, थोड़ा सा जल वाष्प होता है इसमें। इसकी भूमिका जल चक्र को समझना, मौसम निर्माण और जलवायु विनियमन इसकी प्रमुख भूमिकाएं हैं। अब वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करें तो इसको कुछ परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है क्षोभमंडल, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान, 75% द्रव्यमान समाहित है। मौसमी घटनाएं यही होती हैं, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से क्षोभमंडल से लगभग 50 किलोमीटर के ऊपर तक फैली हुई है। इसमें ओजोन परत होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो पैराबैंगनी यूवी किरण को अवशोषित करती हैं और बिखेरती हैं। ओजोन द्वारा पृथ्वी विकिरण की अवशोषण के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। फिर आता है मेसोस्फीयर। इसकी ऊंचाई समताप मंडल से पृथ्वी की सतह से लगभग 85 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है और यह परत है जहां पे अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाती हैं। फिर आता है थर्मोस्फीयर। मध्य मंडल से पृथ्वी की सतह से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई हैं। उच्च ऊर्जा वाले सौर विकिरण का अवशोषण के कारण ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। इस परत में आयन मंडल होता है, जहां ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। फिर आता है बहिर्मंडल। वायुमंडल में परिक्रियाएं, पहला है मौसम और जलवायु जो है इसी में होता है। वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव इसी में होता है और ओजोन की परतों का स्थान भी यही है। जल चक्र होता है इसमें। इसकी भूमिका जलवायु को नियंत्रण करना, पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देना तथा पूरे ग्रह में मीठे पानी का वितरण करना है और अन्य क्षेत्रों के साथ अंतरक्रिया भी उसी प्रकार करता है जैसे बाकी कर रहे थे। तो आज हमने पृथ्वी के तत्वों के बारे में पढ़ा है, उसके गोले में क्या क्या चीज़ें हैं, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जीव मंडल है और इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। आगे आने वाले व्याख्यानों में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, कैसे ये सारी चीज़ें पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती हैं, हम उनको बचा कैसे सकते हैं, उसके कौन कौन से तत्व होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे आने वाले व्याख्यानों में हम पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।